दोस्तों आज पेश है सुनहरी तीर। ये एक और चित्र है दोस्तों। सर, आज की डाक में आपके नाम से पार्सल आया है। पार्सल कहाँ से आया है रमेश? लोकल ही है सर, किसी कमल ट्रेवल्स जहांगीरपुर ने भेजा है। कमल ट्रेडर्स, इस नाम की फर्म से तो हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा, और फिर किसी लोकल फर्म का पार्सल कराने की क्या आवश्यकता है। खैर, इसे खोलो। अगले ही पल, ठहरो रमेश, इसे बाद में देखेंगे, पहले तुम बैंक से रुपये निकाल लाओ। ओके सर। रमेश रमेश चेक लेकर चला गया। रमेश के जाने के बाद अब मैं इसे खोल कर देखता हूँ इस पार्सल में क्या है। पार्सल खुलते ही, अरे, सुनहरी तीर सोने का बना लगता है, साथ में ये पत्थर भी है, देखूं इसमें क्या लिखा है। सेठ सुंदरमल, तुम्हें एक सुनहरी तीर भेज रहा हूँ। ऐसे 4 अन्य सुनहरी तीर तुम्हारे चारों अभिन्न मित्रों के पास है। तुम्हें 1 माह के भीतर वे चारों तीर एकत्रित करने हैं। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हम चाहें तो स्वयं भी तीर एकत्रित कर सकते हैं, मगर इन इनके लिए हमें उन चारों का खून करना पड़ेगा, जबकि तुम तीर उनसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इस पत्र पर सुनहरे तीर के बारे में पुलिस को सूचना देने का अर्थ होगा तुम्हारी मौत। सुनहरा तीर। पत्र पढ़ते ही सेठ सुंदरमल का चेहरा लाल हो उठा। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। सेठ सुंदरमल ने जैसे ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, खचाक, वही है क्या? सेठ सुंदरमल ने चाकू की नोक पर कागज निकाला और पढ़ने लगा। सेठ सुंदरमल, हमने मना किया के बाद भी पुलिस को खबर करने जा रहे हो। देखो, देख लो, मौत तुम्हारे कितनी निकट है। चाहते तो यह खंजर तुम्हारी मेज में धंसने की जगह तुम्हारी छाती में भी धंस सकता था। यह हमारी आखिरी चेतावनी है। सुनहरी थी। सेठ सुंदरमल भयभीत होकर अपने ही ऑफिस में चारों ओर देखने लगा। ओह, यह सब क्या हो रहा है? अब क्या करूं? जब सेठ सुंदरमल की समझ में कुछ नहीं आया तो उस मेज पे पड़ा सुनहरी तीर उठाया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। आखिर इस तीर में क्या रहस्य है, और मेरे अन्य दोस्तों के पास ऐसे 4 तीर कहाँ से आए? तभी अचानक तीर के पिछला हिस्सा अलग होकर उसके हाथ में आ गया और एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। अरे, यह कागज कैसा? आई, यह तो कोई नक्शा है, मगर अधूरा लगता है। तुरंत सुंदरमल के दिमाग में एक विचार क्रोध था। कहीं बाकी के तीरों में नक्शे के अन्य टुकड़े तो धीरे अधूरे हिस्से तो नहीं है, छुपे हैं। इसके साथ ही आंखों में चमक, जरूर यही बात है। अवश्य उन तीरों में भी किसी खजाने के अधूरे रक्शे हैं, जिन्हें एकत्रित करने पर भेजने वाला खजाना आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह मेरे साथ यह नाटक रच कर मेरे द्वारा अन्य तीरों को हासिल करना चाहता है। लेकिन मैंने भी कुछ गोलियां नहीं खेली। वह खजाना सिर्फ मेरा होगा और मैं तीर हासिल करने के ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तारों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। बस एक बार तीर मेरे हाथ लग जाए कि देर है, फिर सुनहरी तीर भेजने वाले को भी देख लूंगा। ऐसे ऐसे 4 पार्सल के जरिए अलग अलग सुनहरी तीर और पत्थर 4 अन्य व्यक्तियों को भी मिले। हाँ हाँ, वह खजाना सिर्फ सिर्फ मेरा होगा। यह चक्कर है, पहले जीवन सेठ से निपटना होगा। मुझे हर हाल में 4 तीर प्राप्त करने होंगे, चाहे इसके लिए मुझे चारों दोस्तों का खून ही क्यों न करना पड़े। और कुछ दिन बाद मौका पाकर पुलिस संरक्षण प्राप्त करना होगा, वरना सुनहरी तीर भेजने वाला मेरे चारों दोस्तों में से कोई भी मेरी जान ले लेगा, क्योंकि ये सब एक
से बढ़कर एक मक्कार है। उधर शहर के बाहर एक निजी स्थान के खंडर में भय और लालच दो ऐसी चीजें हैं जो हर पैसे वाले की कमजोरी होती है। साथियों, उन लोगों को इन्हीं कमजोरी का लाभ उठाना है। अगर मेरी योजना पर काम करते रहे तो वे लोग सिर लाखों में खेलेंगे। इसलिए तुम लोगों को पूरी सावधानी से सेठ सुंदरमल को छोड़कर बाकी चारों लोगों पर निगरानी रखो। मुझे रिपोर्ट देते रहो। ओके बॉस। उसी रात लगभग 10 बजे सेठ सुंदरमल की कोठी का पिछली ओर सेठ सुंदरमल एक मीटिंग में शामिल होने वाला है। बॉस का आदेश है उसकी सेब की तलाशी ली जाए और अगर उसमें सुनहरी तीर मिल जाए तो उसे चुरा लिया जाए। तो देर क्यों करते हो, चलो। ठीक है, एक आदमी यहाँ वैन में रहकर बाहर की निगरानी रखेगा और बाकी मेरे साथ आओ। ओके, मैं यहाँ रहता हूँ। अगले ही पल रेनवे वाटर पाइप के सारे ऊपर चल रहे थे। थोड़ी देर में सभी छत पर पहुंच गए और जीने की ओर बढ़े। फिर जीने की सीढ़ियाँ उतरकर सेब वाले कमरे में पहुंचे। वेरी सेफ, ठीक है, खुलती है तो खोल दो वरना तोड़ दो। और उसका वह साथी पीठ से बैग लादे सेब के ताले पर जोर आजमाइश करने लगा। अगर इसका म्यूजियम खराब मैकेनिक समझ में आ गया तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सांबा। तो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है रोमी। और सचमुच ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई। वाह रोमी, वाकई तेरा जवाब नहीं। अब जल्दी से सेब खोल कर तलाशी लो। क्लिक। अरे वाह, सुनहरी तीर तो सामने पड़ा है। इसे बैग में डालो और फुटो लो यहाँ से। फिर जिस प्रकार वे कोठी में घुसे थे उसी प्रकार कोठी से निकलकर वैन में सवार हो गई। बॉस, इस वैन में हमने दिन में कोई बार कोठी के आसपास घूमते देखा था। अरे तो जीवन सेठ का खास आदमी सांबा, वह कोई यहाँ क्या कर रहा है? अब तक वैन स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। कहीं ये लोग सुनहरी तीर न चुरा ले गए हों और यहीं उतर रहा हूँ। तुम लोग पीछे वैन का रास्ता पीछा कर और सवार आदमियों को पकड़ कर लाओ। ओके बॉस। अगले पल फिएट वैन के पीछा कर रही थी और सुंदरमल के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं सांबा। हम किसी तरह उसकी पकड़ में नहीं आना। वैन की स्पीड बढ़ाओ। लेकिन इन सब बात से अनजान थे कि कोई और भी उनका पीछा कर रहा था। वैन का फासला बढ़ते देख वैन की स्पीड बढ़ गई। गोलू, तुम भी स्पीड बढ़ाओ। गोमू ने गाड़ी की गति बढ़ा दी। वैन वाले पर काबू पाने के लिए मुझे साइलेंसर रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी ने रिवॉल्वर निकाल ली और साइलेंसर लगाया और जैसे ही उसकी गाड़ी और वैन का फासला कम हुआ, वह लोग साइलेंसर रिवॉल्वर फायर कर रहे हैं। वैन की गति बढ़ाओ। इस बार वाकई ने वैन के पिछले टायर को अपना निशाना लिया और एक धमाके के साथ वैन का टायर ब्लास्ट हो गया। वैन बड़ी जोर से लहराई। ओ, इसे संभालो वरना सब मारे जाएंगे। तभी सामने से आती पुलिस जीप में बैठे इंस्पेक्टर समीर ने वैन को लहराते देखा। इंस्पेक्टर समीर ने जल्दी ही जीप का स्टीयरिंग घुमाया, मगर फिर वैन इंस्पेक्टर समीर की जीप के अगर भाग से टकरा गई और लुढ़कड़ियाँ खाती लगी, दूर जा गिरी। और उधर, अरे पुलिस जीप बिना देखे यहाँ से निकल भागो वरना सब मारे जाएंगे। ओके। और अपनी गाड़ी इंस्पेक्टर समीर की जीप के पास से होकर गुजर गई। इंस्पेक्टर समीर ने अपना जीप साइड में खड़ी की और उल्टी वैन की तरफ बढ़ा। मुझे
इससे आगे जाकर पुलिस इंस्पेक्टर की निगरानी करनी चाहिए। वैन के पास पहुंचकर ओ इसमें से तो कोई भी जीवित नहीं बच पाया। इंस्पेक्टर समीर की निगाह वैन के टायर ब्लास्ट पर गई। वैन का पिछला टायर गोली से ब्लास्ट किया गया और फायर अवश्य किसी साइलेंसर युक्त हथियार से किया गया होगा, वरना मुझे फायर की आवाज़ सुनाई देती। तभी समीर की निगाह वैन के एक और पड़े बैग पर पड़ी। लगता है इसी बैग वैन से गिरा है। कहीं इस बैग के लिए वैन पर हमला तो नहीं किया गया। इंस्पेक्टर समीर ने बैग उठाया, उसे खोलकर देखा। कुछ औजार और यह सुनहरा तीर। देखने में तो यह तीर सोने का जैसा लगता है, लेकिन सही पता परीक्षण के बाद ही चलेगा। इसका असली रहस्य शायद कुछ और हो। इंस्पेक्टर समीर ने तीर को उलट पुलट कर देखा। आखिर इस तीर में क्या रहस्य है? अचानक इस परीक्षण में इंस्पेक्टर समीर के हाथ में थमे तीर के पिछला हिस्सा अलग हो गया। अरे, इसमें कोई कागज रखा हुआ है। इंस्पेक्टर समीर ने वह कागज निकाला और उसे खोलकर देखा। ओ, ये तो अधूरा नक्शा है। लेकिन इस तीर में नक्शे के होने का क्या मतलब? अवश्य ही सारे रहस्य की जड़ी यह नक्शा है। लेकिन मामला क्या है, यह तो जांच के बाद ही मालूम कर सकूंगा। इंस्पेक्टर समीर ने तीर का पिछला हिस्सा पुनः जोड़कर उसे बैग में डाला और जीप की ओर बढ़ गया। फोन द्वारा सब इंस्पेक्टर बालिक को वैन में लाशें की खबर कर दूं, फिर आगे कार्रवाई के बारे में सोचूंगा। इंस्पेक्टर समीर जीप में सवार होकर टेलीफोन बूथ की तलाश में चल दिया। कहीं निकट ही टेलीफोन बूथ मिल जाए तो अच्छा है। ओह, बॉस को खबर करनी होगी। उधर सुंदरमल की कोठी में बेवकूफो, वह लोग मेरी सेफ से सुनहरी तीर चुरा कर भाग गए और तुम लोग केवल गाड़ी उल्ट जाने पर संतोष कर लिया। बॉस, सारी बात उन लोगों की गाड़ी पुलिस जी से टकरा कर उल्टी हो गई। हमने वहां से भाग आने में ही भलाई समझी थी। ओ यू शट अप, दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद तीर तो गया, तो क्या हुआ? नक्शे की कॉपी तो मेरे पास है। मुझे सबसे पहले जीवन सेठ से निपटना है, सुनहरी तीर के अड्डे पर। तो यह तो बहुत बुरा हुआ जग्गा। तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर से सुनहरी तीर छीन लेना चाहिए था। अब पुलिस भी इस मामले में तह तक जाने की कोशिश करेगी। खैर, अब तुम लोग इस योजना पर इसी तरह काम करना है। पुलिस उलझ कर रह जाए तो हमारा रहस्य न जान पाए। फिर बॉस अपने आदमियों को अपनी योजना में किए जाने वाले परिवर्तन समझाने लगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में, सर, लोगों की शिनाख्त हो गई है। मरने वाले सभी पेशेवर अपराधी थे। ओ बाली, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से यह पता लगाओ कि उल्टने वाली गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड थी। और फिर इंस्पेक्टर ड्राज से सुनहरी तीर निकाल लिया और सब इंस्पेक्टर बाली की ओर बढ़ाया। और किसी सुनार के पास जाकर इसे चेक कराओ। यह क्या है? सोने का है। ओके सर। बाली तीर लेकर चला गया। सब इंस्पेक्टर बाली के जाने के बाद और रात मुझे असावधानी हो गई। वैन पर हमला करने वाले अवश्य ही वैन के पीछे रहे होंगे, मगर उस गाड़ी टक्कर बचाने के चक्कर में लापरवाह हो गया था। रात सेठ अपनी गाड़ी उसके बंगले से निकला और जीवनदास के बंगले की ओर रवाना हो गया। बीच रास्ते में जीवनदास अपने बंगले में उपस्थित भी है या नहीं, पहले मुझे इसे फोन करके जान लेना चाहिए। फिर रास्ते में एक टेलीफोन बूथ के बाहर गाड़ी रोककर, हेलो, जीवनदास हियर, सारी रॉन्ग नंबर। सुंदरदास ने तुरंत ही रिसीवर हुक पर लटका दिया। फिर जेब से एक काले रंग का नकाब निकाला और अपने चेहरे पर ढांकने लगा। मुझे जीवनदास के फरिश्ते को भी पहचान नहीं सके पाएंगे।
जैसे ही वह जीवनदास को फोन रखकर पलटा, सेठ जीवन जीवन सेठ, तुम्हारे पास सुनहरी तीर है, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे पास कोई तीर वीर नहीं है। सोच लो जीवनदास, क्योंकि बाद में पछताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तब सेठ जीवनदास ने मेज पर रखा एक्स्ट्रे नकाबपोश की ओर फेंक कर मारी, मगर सावधान नकाबपोश फौरन ही एक तरफ हट गया और अगले ही पल, आह, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था जीवन, मगर तूने अपनी मौत स्वयं बुला ली। और फिर नकाबपोश ने रिवॉल्वर जेब में डाला और जीवनदास पर झुकते हुए बुदबुदाया, सेफ की चाबी इसकी जेब में होनी चाहिए। और नकाबपोश ने जीवन की तलाशी लेने लगा। सेफ की चाबी उसे जेब से मिली और वह तेजी से सेफ की ओर बढ़ा। मुझे इस काम को जल्दी से निपटाना होगा। फायर की आवाज़ आसपास के लोगों को चौकन्ना कर दिया होगा। फिर नकाबपोश सेफ की चाबी लगाई और जैसे ही सेफ खोली, उसकी आंखें चमक उठी। वाह गोल्डन एरो, तुम शायद मेरा ही इंतजार था। नकाबपोश तुरंत ही सुनहरी तीर उठा लिया, मगर तभी, नहीं मिस्टर नकाबपोश, इसे मेरा इंतजार था। नकाबपोश चौंक कर पलटा, अपने पीछे रिवॉल्वर ताने एक और अन्य नकाबधारी को देखकर पुन चौंक पड़ा। कौन हो तुम? कोई सवाल नहीं, वह सुनहरी तीर मेरे हवाले कर दो, वरना वह नकाबधारी सेठ सुंदरमल था। लेकिन अचानक नकाबपोश ने सुंदरमल पर छलांग लगा दी, सुंदरमल पर, और फिर उसे लिए हुए नीचे गिरा। नकाबपोश ने सुंदरमल का रिवॉल्वर छीनना चाहा, मगर सुंदरमल ने रिवॉल्वर को उसकी ओर उछाल दिया। यह तीर हाथ नहीं आएगा कुत्ते। रिवॉल्वर छत पर लगी फानूस में जाकर अटक गया और यही सुंदरमल के अंत का कारण बन गया। नकाबपोश तुरंत खड़ा हुआ और अपना रिवॉल्वर निकालकर सुंदरमल पर तान दिया। अब तेरी मौत मेरे हाथ होगी, खड़े हो जाओ और यह घूंघट हटाकर अपना मुखड़ा दिखाओ। विवश सुंदरमल ने खड़ा हुआ और चेहरे की नकाब उतारी। ओह सुंदरमल, फंटास्टिक, तुम मुझे जानते हो, कौन हो तुम? लेकिन नकाबपोश पकड़ रिवॉल्वर पर सख्त हो गई। इस प्रश्न का जवाब अब तुम्हें ऊपर वाले के पास जाकर मिलेगा सुंदरमल, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा असली सुनहरी तीर भी हासिल करना होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम्हें अब यह सुनहरी तीर हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि, लेकिन सुंदरमल ने आगे शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। फिर नकाबपोश ने झुककर सुंदरमल की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसके हाथ में नक्शे की कापी ही लगी। नक्शे की कापी लगती है। और अब वैसे भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। नकाबपोश ने रिवॉल्वर जेब में डाला और कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गया और फिर खिड़की से कूद कर नीचे अंधेरे में विलीन हो गया। इधर सब इंस्पेक्टर बाली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर समीर के पास उपस्थित था। बाली, उस दुर्घटनाग्रस्त वैन के मालिक का कुछ पता चला? यस सर, वैन के मालिक जीवनदास है और वैन मृत आदमी भी कई दिनों से जीवनदास के साथ देखे गए थे। फिर तो हमें सेठ जीवनदास को चेक करना होगा। आओ अभी उछलकर उसकी नब्ज टटोल जाए। यस सर। और इंस्पेक्टर समीर इंस्पेक्टर बाली के साथ तुरंत ही उसी सेठ जीवनदास की कोठी की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह जीवनदास की कोठी पर पहुंचा, यहाँ तो दो हत्याएं हो चुकी हैं सर। इनमें एक जीवनदास की लाश है, दूसरी सुंदरमल की, लेकिन लाशों से बहता ताजा खून बता रहा है कि इनकी हत्या हुए अधिक समय नहीं बीता। हाँ बाली, और ये
यह खाली से बता रही है कि इनकी हत्या लूटपाट के लिए की गई है। जीवनदास से मिलने सुंदरमल भी लुटेरों ने के साथ पहचान लिए जाने के भय से मार डाला। दोनों घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण करने लगे, तभी वो देखिए सर, फानूस पर एक रिवॉल्वर लटका हुआ है। बाली पुलिस फोटोग्राफरों और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एम्बुलेंस के लिए वायरलेस पर मैसेज भेज दो। यस सर। और समीर ने घटनास्थल का निरीक्षण करने लगा। इस केस को सुलझाने के लिए दिमागी घोड़े काफी तेज रफ्तार से भगाने के बाद दोनों लाशों की तलाशी ले लूं। और समीर ने लेकिन जैसे ही समीर सुंदरमल की लाश की ओर बढ़ा, उसकी निगाह मुट्ठी पर पड़ी। अरे इसकी मुट्ठी में क्या है? और समीर ने मुट्ठी खोली। घड़ी अवश्य ही हत्यारे की है। संघर्ष में सुंदरमल के हाथ में रह गई और हत्यारा आवश्यक जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दे पाया होगा। चलो कोई सबूत तो हाथ आया। इंस्पेक्टर समीर उस घड़ी को अपने हाथ में लेकर उसका निरीक्षण करने लगा। अचानक समीर को पलट कर देखा तो आंखें चमक उभर आई। घड़ी की पिछली और अंकित एम शब्द, शायद हत्यारे का पहला नाम का अक्षर एम से मोहन। इंस्पेक्टर समीर ने घड़ी के जेब में डाला और सुंदरमल की तलाशी लेने के लगा। यहाँ कुछ नहीं मिला। दूसरी लाश की भी तलाशी ले देखूं। लगता है यहाँ भी मामला पटरी पर नहीं बैठेगा। अचानक ही दीवनदास की जेब से इंस्पेक्टर समीर को सुनहरी तीर के साथ भेजा गया पत्र मिला। उसे पढ़ते उसकी आंखें चमक उठी। हूँ तो मामला सुनहरी तीर से संबंधित है, लेकिन फिर यह हत्या और लूटपाट किस लिए? और फिर इंस्पेक्टर समीर के मस्तिष्क में उन सवालों में उलझा हुआ था। तभी इंस्पेक्टर बाली वापस आया। मैसेज भेज दिया है सर, वे लोग आ ही रही है। ओके बाली। तभी इंस्पेक्टर समीर की निगाह पिछली और खुलने वाली एक खुली खिड़की पर गई। ओह, यह तो पीछे खिड़की खुली हुई है। कैसे हो सकता है सर? हत्यारा इसी खिड़की से फरार हो गया हो। जरूर हो सकता है बाली, फिर भी हमें हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट अवश्य मिलेंगे। अभी पिछली ओर जाकर इसका निरीक्षण करता हूँ। और समीर द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे इंस्पेक्टर समीर खिड़की के निकट नीचे पहुंचा, उसकी निगाह एक फाउंटेन पेन पर पड़ी। पेन, और वह भी इम्पोर्टेड। शायद यह भी हत्यारे का होगा। फिर भी इस हत्यारे की उंगलियों के चिन्ह भी होंगे। और समीर ने रुमाल हाथ में लेकर पेन को उठाकर जेब में डाल लिया। उसके बाद लाश संबंधित अन्य कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश का पंचनामा तैयार कराकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तत्पश्चात इंस्पेक्टर समीर जीप पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। बाली को उतारने हुए बोला, बाली, सुंदरमल के घर वालों को उसकी हत्या की सूचना दे देना। यस सर। तभी पुलिस स्टेशन के भीतर एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, फोन पर सूचना मिली है कि सेठ सुंदरमल की कोठी की सेफ तोड़कर लुटेरे सारा माल ले गए। क्या? यस सर, अभी अभी उसके बेटे मनीष का फोन आया है। एम से मनीष भी तो बनता है। ठीक है, तुम आराम करो बाली, मैं सुंदरमल की कोठी पर जा रहा हूँ। यस सर। और फिर इंस्पेक्टर समीर सुंदरमल की कोठी के लिए रवाना हो गया। क्या यह सब कुछ लूटपाट के लिए हो रहा है? उधर अपराधियों के अड्डे पर, बस हम सुंदरमल की सेफ भी लूट लाए हैं। शाबाश, इस माल को भी तुम लोग आपस में बांट लो। और वह लोग उस माल को आपस में बांटने लगे। अगले दिन समाचार पत्र में हत्याओं और लूट वाली खबर गर्म थी।
लेकिन जब ये समाचार बनारसी दास ने पढ़े, यह काम अवश्य ही दूसरे मित्रों ने किया होगा, जो सुनहरी तीर के साथ सुंदरमल और जीवनदास के माल पर हाथ साफ कर गई। खैर, मुझे तो नहले पर दहला मारना आता है। और सेठ बनवारी दास ने अपनी सेब को खोला, उसमें पड़ा अपना रिवॉल्वर निकाला। अपनी खोपड़ी पर रिवॉल्वर तना देख जानकी दास सुनहरी तीर सौंपने में जरा भी देर नहीं करेगा। और फिर वह गाड़ी में सवार होकर जानकी दास के बंगले की ओर रवाना हो गया। जानकी दास के बाद अगला शिकार। उस जानकी दास ने जैसे ही वह समाचार पढ़ा, ओह, मेरे लिए पुलिस संरक्षण पाने का यही बढ़िया मौका है, फौरन पुलिस को फ़ोन करूं, वरना मुझे भी सुंदरलाल और जीवनलाल जैसा असर होगा। और जानकी दास ने तुरंत पुलिस को नंबर मिलाने लगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर बाली हियर। मुझे आपसे एक सुनहरी तीर तथा एक पत्र पार्सल द्वारा मिला। मैं पुलिस को सौंपकर पुलिस संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वह बनवारी दास से बेखबर था कि जो पीछे पहुंच चुका था। इससे पहले कि पुलिस सुनहरी तीर को प्राप्त करे, उसे हथियाना होगा। अगले ही पल जानकी दास ने रिसीवर हाथ में पकड़ा ही नीचे जा गिरा। उसकी मृत्यु हो गई। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? यह फायरों की आवाज़ कैसी है? हेलो हेलो। बनारसी दास ने लपक कर मृत जानकी दास के हाथ से रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया और फिर जानकी दास की जेब से चाबी निकालकर सेब खोली। वह रहा सुनहरी तीर और उसके तुरंत सुनहरी तीर निकाल लिया। बाकी के सभी सुनहरी तीर अवश्य ही 5वें साथी के पास होंगे। उसका काम तमाम करके मैं सभी तीरों को हासिल कर लूँगा, फिर खजाना मेरा होगा, केवल मेरा। लेकिन तभी गोली लगते ही बनारसी दास प्राणहीन होकर नीचे गिर पड़ा। वह नकाबपोश बनारसी दास की लाश के पास पहुंचा और उसकी जेब से सुनहरी तीर निकाल लिया। यह मेरे और केवल मेरे हैं, हा हा हा। फिर वह सुनहरी तीर को अपनी जेब में डालकर निकल गया। अब जल्दी ही खजाना मेरे हाथ होगा। जैसे नकाबपोश सेठ जानकी दास के बंगले से बाहर गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हुआ। चलो साथियों, जल्दी से जानकी दास की सेब का माल लूट ले। हाँ जगह चलो। लेकिन तभी अरे, यह पुलिस की गाड़ियों की आवाज़, भागो पुलिस। और फिर जब पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी में सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो लिए। वहां पुलिस की गाड़ियों के सायरन की ही आवाज़ थी। इंस्पेक्टर समीर बाली की सूचना पाकर एक्सचेंज से जानकी दास का पता मालूम कर और दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया था। बाली वह पत्र बताता है कि जानकी दास की हत्या करने वाले सुनहरी तीर और अपने साथ ले उड़ा। अगर सेब को न लूटा जाना अवश्य ही आश्चर्यजनक है। बनारसी दास की हत्या लाश के हाथ में से रिवॉल्वर होना भी एक प्रश्न खड़ा करता है। तुम यहाँ की कार्रवाई संभालो, मैं जानकी दास के घर जाकर देखता हूँ उसकी सेब भी लूटी गई है या बची हुई है। यस सर। और फिर इंस्पेक्टर समीर बनारसी दास की आवाज़ की ओर चल गया। यह केस उलझता जा रहा है, कहीं मरने वाला आपस में कोई संबंध तो नहीं था। इस घटना के 24 घंटे बाद सर मृतकों की लूटी गई सेपों से अधिकतर मिले फिंगरप्रिंटों में जगह और उसके कुछ अन्य पेशेवर लोगों के हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए सब इंस्पेक्टर शिंदे गया है। लेकिन जीवदास की कोठी की खिड़की पर मिले फिंगरप्रिंट्स, बाहर मिले फुटप्रिंट्स किसी और अपराधी के रिकॉर्ड में मेल नहीं खाते रहे। वह भी मिल जाएंगे। बाली,
तुम यह पता लगाओ कि मरने वाले आसपास आपस में कोई संबंध था। सब इंस्पेक्टर बाली चला गया तो इंस्पेक्टर समीर सोचने लगा। सुनहरी तिल से मेरे कागज पर बने अधूरे नक्शे से पता चलता है सुंदरमल और अन्य मृतक किसी खजाने की खोज में थे। अब मुझे विभिन्न डाकघरों से यह पता करना होगा कि यह तीर किस किस आदमी को भेजे थे। समीर बहुत अच्छे डाकघरों से पूछताछ करने के बाद एक अन्य डाकघर में जा पहुंचा। जी हाँ साहब, मुझे वह आदमी का हुलिया इस कारण याद है क्योंकि उसने 5 पार्सल अलग अलग नामों से बुक कराए थे और पार्सल क्लर्क इंस्पेक्टर समीर ने उसका हुलिया बताने लगा। हुलिया जानने के बाद क्या आप मुझे उन 5 के नाम बता सकते हैं जिनके पार्सल बुक हुए थे? क्यों नहीं सर। क्लर्क ने इंस्पेक्टर समीर को रजिस्ट्री रिकॉर्ड देखकर नाम बता दिए। इंस्पेक्टर ने यह सूचना प्राप्त करने वापस पुलिस स्टेशन रवाना हुआ। 5वां नाम मोहन दास सेठ का है और एम से बनता है और वह जिंदा भी है। अगर हत्यारा वही है तो उस पार्सल बुक कराने वाले किस खाने में फिट होता है? फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर मृतकों के बारे में जानकारी मिली है और सेठ मोहनदास के 5 दोस्त थे और पुलिस को ये एक बार उन पर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री चलाने का संदेह हुआ था, मगर वह सावधान हो गए थे। फिर इंस्पेक्टर समीर की आंखें चमक उठी। बहुत काम की खबर लाए हो बाली। मनमोहन के फिंगरप्रिंट्स प्राप्त करो और मालूम करो यह घड़ी पर पेन और मोहनदास का तो है ही। सब इंस्पेक्टर बाली ने घड़ी और पेन लेकर चला गया। तभी सब इंस्पेक्टर शिंदे जग्गा और उसके साथियों को पकड़ लाया और थोड़ा टॉर्चर करने पर टूट गए। हाँ माई बाप, वह दोनों सेफ हमने ही लूटी हैं मगर हत्याएं हमने नहीं की। पुलिस के आ जाने के कारण हम जानकी दास की सेफ नहीं लूट पाए और हमारा प्रोग्राम बनारसी दास की सेफ लूटने का भी था, लेकिन आपके वहाँ पहुँच जाने के कारण हम उस उद्देश्य में भी सफल नहीं हो पाए। हम बास को भी नहीं जानते क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा नकाब रहती है। वह खंडर में ही हमें मिलता है, मगर एक बात है, उसने कभी लूट का माल में कोई हिस्सा नहीं लिया। इंस्पेक्टर समीर सब इंस्पेक्टर शिंदे को आदेश दिया। शिंदे फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को लेकर उस खंडर के सभी में फिंगर बनवाओ और अपराधी अधिक दूर नहीं है। फिर दोनों टॉर्चर रूम से बाहर निकल आए। शिंदे के जाने के बाद असली अपराधी का हिस्सा न लेना यह बात बताता है कि वह सब दौलत के चक्कर में नहीं, किसी और कारण चल रहा है। तभी अचानक इंस्पेक्टर समीर को एक ख्याल आया, कहीं यह हत्याएं किसी इंतकाम का परिणाम तो नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर अवश्य ही कोई मनमोहन की बारी है। तभी वहां सब इंस्पेक्टर बाली ने आकर जैसे धमाका किया। सर, इन पेन घड़ी जीवन सेठ की खिड़की पर अन्य कोई जगह मिले फिंगरप्रिंट मनमोहन सेठ के हैं। वह घड़ी और पेन भी उसी का है। जल्दी चलो बाली, मनमोहन सेठ की जान खतरे में है। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर समीर जीप हवा में बातें कर रही थी और मनमोहन के सेठ के बंगले पर। तुमने मेरा काम आसान कर दिया मनमोहन सेठ। तुमने सुंदरमल, जानकी दास और बनारसी दास जीवनदास की हत्या की और यह समझते रहे कि उन सुनहरी तीर प्राप्त करने खजाना नक्शा हासिल कर लोगे, लेकिन यह सब मेरी चाल थी। मैंने तुम लोगों का इंतकाम लेने के लिए नकली नक्शा बनाया। उन 5 टुकड़े कर अलग अलग कागजों पर उतार कर पीतल
के तीरों में बंद करके उस पर सोने की पॉलिश करवा कर तुम लोगों को तक पहुंचाया, ताकि तुम खजाने के लिए एक दूसरे का खून कर दो और मेरा इंतकाम पूरा हो सके। साथ ही मैं हत्यारा भी न बन सकूं और तुम्हें यह कर भी दिया। तुम कौन हो? नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटा दी। नकाब के पीछे चेहरा देखकर मनमोहन चौंक कर उछल पड़ा। तुम रमेश हो, सुंदरमल के सेक्रेटरी? हाँ, मैं रमेश हूँ, उस गंगाराम चौकीदार का बेटा जिसने तुम लोगों द्वारा चलाए जा रहे नकली दवाइयों के कारखाने का पता चलने पर नौकरी छोड़ दी थी। मगर तुम लोगों ने मेरे बाप को इसलिए गाड़ी से कुचल कर मार दिया क्योंकि तुम लोगों की भेद जान गया था और मैंने अपने बाप की लाश पर तुम लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी। तभी बाहर द्वार पर ठोकर पड़ने लगी। मिस्टर रमेश, सुनहरी पुलिस ने तुम्हारी असलियत जान चुकी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, स्वयं को कानून के हवाले कर दो। मगर रमेश पर जैसे कोई असर नहीं हुआ था। तुम क्या समझते हो सेठ, पुलिस आ जाने पर तुम जिंदा बच जाओगे? नहीं सेठ, पुलिस तुम्हें मरने से नहीं बचा सकती, अतः मरने के लिए तैयार हो जाओ मनमोहन। और मनमोहन जान बचाने के लिए भागा। फिर रमेश ने पिछली खिड़की की ओर भागा, लेकिन जैसे ही खिड़की से पीछे कूदा, मैं जानता था रमेश तुम इसी रास्ते से भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारे स्वागत में पहले ही यहाँ उपस्थित था। इंस्पेक्टर समीर ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिस लेकर वापस मनमोहन के कमरे में पहुंचा। सर, यह मरा नहीं, केवल घायल हुआ है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। मगर आप यह कैसे जान गए कि मनमोहन की जान खतरे में है? मैंने जांच को शुरू की तो रमेश मनमोहन मेरी निगाह में आई। पहले तो मैंने मनमोहन को सुनहरी तीर वाला अपराधी समझा। जब जग्गा ने बताया कि उसका बास लूट के माल में हिस्सा नहीं लेता था और सारी कहानी साफ हो गई, और मैं समझ गया कि यह सारी घटनाएं रमेश ने कर रहा है। और मैंने रमेश की फास्ट हिस्ट्री जानकारी हासिल करी तो पता लगा यह तय रमेश लूट के लिए नहीं बल्कि प्रतिशोध के लिए कर रहा था। समाप्त दोस्तों।